Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum. Today we will discuss two important topics. First of all, we'll discuss about the negotiable instruments. That what are the negotiable instruments and what are different types of negotiable instruments. Then the topic will be discussed about the contracts of a company under section 210, 211, 225 and 206 of the Companies Ordinance 1984, यानी negotiable instruments and contracts of a company. सबसे पहले देखते हैं about the negotiable instruments. Before starting this topic, the negotiable instrument, I would like to tell you that why should we record the term of loan, yeah, whenever we lend money to someone, why should we always keep that in black and white. कुरान में भी ये है कि जब भी आप किसी से कोई मुआहदा करें तो उसको हमेशा ब्लैक एंड वाइट में लाएं, उसको एक तहरीरी डॉक्यूमेंट बनाएं. Because whenever we lend money to our friends, to our family, whoever, we feel that कि भाई हमने we trust the person, or that is the if we trust the person, we have given him the money, lended him the money, that is enough. That is actually, we consider it as the seal of the company कि भाई हमने उसको कर्जा दे दिया, उसको पैसा दे दिया, तो बस वो हमने दे दिया, अब वो हमें वापस कर देगा, that's it. और यहीं से मिसकंसेप्शंस और यहीं से डिसएग्रीमेंट्स आती हैं, क्योंकि जो इंसान की मेमोरी होती है ना, ये फेड हो जाती है, और ये बाज़-औक़ात ये होता है कि जी हमें चीज़ें याद नहीं रहती और हम कहते हैं जो हमने कहा है वही सही है. मसलन हमने कहा जी उस वक्त तो आपने ये कहा था कि जी आप मुझे कोई ये पैसे जब मैं वापस करूँगी तो इंस्टॉलमेंट्स में वापस करूँगी या कुछ वक्त के बाद करूँगी या कुछ. सो लेना, जो ले रहा होता है पैसे और जिसने दिए हुए होते हैं, दोनों के दरमियान डिसएग्रीमेंट में अराइज. डिसएग्रीमेंट कि जी फिक्स्ड अमाउंट पे कोई डिसएग्रीमेंट आ जाए कि जी मैंने तो इतने दिए थे और अब आप इतने लौटा रहे हैं, मैंने तो कहा था जी अब आप लौटाएंगे तो इतने के बजाय इतने लौटाएंगे, और जो लेने वाला होता है वो कहता है कि आपने तो कहा था जब मैं लौटाऊंगा तो कुछ आपको डिस्काउंट भी दूंगा. सो इस तरह की बहुत सी डिसएग्रीमेंट्स, मिसकंसेप्शंस आती हैं बिटवीन द टू पर्सन्स. सो हमेशा ये करना चाहिए कि जो भी हम रकम ले या दे, always protect yourself. And how will you protect yourself? You protect yourself by creating and signing a document, and the document must give the details of the loan, the terms of the loan, कि जी इतने पैसे मैंने इस बंदे को इस तारीख को इस जगह पर दिए और इस जगह पर फलानी डेट को ये बंदा मुझे ये पैसे, इतने पैसे वापस करेगा. सो ये एक एग्रीमेंट बहुत ज़रूरी होता है. सो इट्स ऑलवेज रिकमेंडेड टू रिकॉर्ड द टर्म ऑफ लोन. हमारे यहाँ पाकिस्तान में एक कॉमन प्रैक्टिस है कि हमारे पास जी हम बहुत बड़े बड़े पैमाने पे इन्वेस्टमेंट्स कर देते हैं, बहुत बिजनेसेस में हम हाथ डाल लेते हैं, और उसके बाद ये होता है कि अक्सर कंपनीज फ्रॉड करके भाग जाती हैं, या अक्सर ये होता है कि उसमें बड़ा नुकसान होता है हमें, या लेटर ऑन व्हेन वी चेक द डॉक्यूमेंट्स तो हमारा नाम एज अ पार्टनर उसमें नहीं होता. सो इस तरह की बहुत सी जो चीज़ें होती हैं, इस तरह की जो बहुत सी जो ना चाहने वाली मौके जब आते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि we are not in the habit of protecting ourselves by creating some document, some legal document, जिससे
रकम महफूज हो जाए। सो हमेशा ये करना चाहिए कि हम जो भी कुछ करें उसको हमेशा एक रिटन फॉर्म दें। अगर उसके लिए किसी इफ दैट पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन, सम कॉन्ट्रैक्ट, सम बिजनेस रिक्वायर सम लीगल डॉक्यूमेंट, सो वी मस्ट फॉलो दैट स्पेसिफिक लीगल डॉक्यूमेंट, जिससे कि हम वी कैन प्रोटेक्ट आवरसेल्फ, वी कैन प्रोटेक्ट आवर मनी, वी कैन इवन प्रोटेक्ट आवर रिलेशनशिप। क्योंकि बहुत से रिश्ते, बहुत से दोस्त इन वजूहात की बना पर इकट्ठे बिजनेस करते हैं और दुश्मन बनकर एक दूसरे से जुदा हो जाते हैं। सो इट इज़ ऑलवेज बेटर, इट इज़ ऑलवेज रिकमेंडेड टू रिकॉर्ड, टू write there must be some written agreement, some written document between the parties in order to avoid such unavoidable circumstances, in a sense such unfortunate circumstances. So unfortunate circumstances को avoid करने के लिए हमेशा safe investment करो, safe transaction करो और उसको हमेशा एक डॉक्यूमेंट की शक्ल दो, and that must be signed by both the parties. So our topic of the day is the negotiable instruments. What are the negotiable instruments? Negotiable instrument एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है, एक दस्तावेज होती है जो कि गारंटी देता है, जो कि इस बात का सबूत देता है कि जी ये पैसा है, ये जो पैसा है इसको ये इस वक्त पर वापस अदा किया जाएगा इस बंदे को। So what is negotiable instrument? It is actually a document, and that document gives the guarantee about the payment of a specific amount of money either on demand और एट अ सेट टाइम, यानी दोनों पार्टीज ने जो टाइम सेट किया था कि इस दिन ये पैसा वापस किया जाएगा, तो उसी दिन फिर उसी सेट टाइम पे ये पैसा वापस किया जाएगा विद द पेयर नेम ऑन दी डॉक्यूमेंट, कि जो पे करेगा उसका नाम डॉक्यूमेंट पे होना चाहिए। ये होता है जी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। सो द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट is actually it consists of a contract, and that contract there is a promise in that contract, promise to pay money which may be paid either on demand or at a future date, कि जी या जो जिसने पैसे दिए हैं या वो तो खुद मांगेगा या फिर इस तारीख को इस दिन ये बंदा ये पैसे वापस करेगा। So what is a negotiable instrument? It is a promise that payment of money which may be paid either on demand or at a specific future date. The term can have different meanings depending on what law is being applicable and in what country is this negotiable instrument applicable, and into what context it is used. So for that we have different types of negotiable instruments. हमारे पास और terms हैं जो हम different contracts में use करते हैं, हमारे पास कुछ और ऐसे terms हैं जिससे हमारा कॉन्ट्रैक्ट, जिससे हमारी जो डील है वो और सिक्योर होती है, वो और by having those documents we can avoid the unfortunate circumstances. So वो कौन से documents हैं, वो कौन से negotiable instruments हैं जिससे हम unfortunate circumstances को अवॉइड कर सकते हैं। सो सेफ क्या है तरीका? सो उसमें सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी अबाउट दी promissory notes, a very important term. Promissory notes, what is a promissory note? Promissory note, a written, signed, unconditional promise. So what is a promissory note? It is an unconditional promise to pay a certain amount of money on demand at a specified time. A written promise to pay money that is often used as a means to borrow funds or to take out a loan. So promissory note क्या है?
अनकंडीशनल प्रॉमिस है जिसमें ये कहा जाता है कि जी ये जो सर्टन अमाउंट है ये डिमांड पे या किसी खास वक्त पे ये दी जाएगी. सो द इंडिविजुअल हु प्रॉमिस टू पे इज द मेकर. जो प्रॉमिस करता है कि जी मैं इस वक्त पे ये रकम अदा करूंगा, यानी जो पैसा लेता है उसको हम कहते हैं द मेकर. एंड द पर्सन टू whom पेमेंट इज promised, वो बंदा जिससे ये वादा किया जाता है कि जी आपको इस तारीख को इस जगह पर आपके पैसे वापस किए जाएंगे, वो होता है पेई या होल्डर. जिससे हम पैसा लेते हैं वो पेई होता है क्योंकि उसने पे किया होता है, वो होल्डर होता है क्योंकि वो उस पैसे का असल मालिक होता है, और जिसको पे किया जाता है या जो ये प्रॉमिस करता है कि वो एक खास टाइम पर ये पैसे वापस करेगा, वो होता है मेकर. इफ दिस डॉक्यूमेंट इज साइंड बाय द मेकर, the one who is promising, so this is a promissory note. क्योंकि promissory note में मेकर प्रॉमिस करता है पैसे की वापसी की एक स्पेसिफाइड डेट पर या डिमांड के ऊपर. सो जो प्रॉमिस करता है वो मेकर होता है, और जब मेकर के उस डॉक्यूमेंट के ऊपर साइन होते हैं तो दैट डॉक्यूमेंट इज देन कॉल्ड द प्रॉमिसरी नोट. So promissory note is a negotiable instrument. It contains an unconditional promise to pay a certain sum to the other or of a specifically named person, जो उसके ऊपर नाम लिखा होता है, और to a bearer, या जिसका भी नाम उसके ऊपर negotiable instrument के ऊपर लिखा होता है. So that is to any individual presenting the note. जो भी नोट को प्रेजेंट करेगा, a negotiable instrument, a promissory note can be either payable on demand or at a specific time. So the promissory note, unconditional promise, the individual who promise to pay certain amount at a specific time, date, that is called the maker, and the person with whom that promise is made is the payee or holder. And if that document is signed by the maker, that is then termed as a promissory note. So promissory note is a negotiable instrument, and there is an unconditional promise in promissory note कि जी हम इस तारीख को हम पैसा आपका वापस करेंगे, और जो भी ये प्रॉमिसरी नोट पेश करेगा, सो वो मेकर होगा या वो होल्डर होगा, उसका प्रॉमिसरी नोट उसके पास होगा, सो वो उसको देगा वापस. अ प्रॉमिसरी नोट कैन बी आइदर पेबल ऑन डिमांड और एट अ स्पेसिफाइड टाइम. सो प्रॉमिसरी नोट इज अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट that contains a written promise by one party to pay another party. A promise to pay a specific amount by one party to another party. A definite sum of money either on demand or at a specified future date. A promissory note typically contains all the terms pertaining to the indebtedness by the issuer or maker to the payee, such as the amount, interest rate, maturity date, date and place of issuance and issuer's signature. यानी एक promissory note के ऊपर क्या क्या दर्ज होगा, उसके ऊपर दर्ज होगा कि जी ये पैसा है जो कि वापस होना है, इतना इस पे इंटरेस्ट होगा, अगर इंटरेस्ट है तो मेच्योरिटी डेट, इस डेट तक ये प्रॉमिसरी नोट है, इसके बाद ये इस तक पे ये मैच्योर हो जाएगा. डेट एंड प्लेस ऑफ इशुएंस, कब और जगह जहाँ पे ये इशू होता है, एंड द इशुएंस सिग्नेचर्स ऑफ कोर्स, ये भी ज़रूरी है. सो promissory notes that are the unconditional and salesable become negotiable instruments that are extensively used in business transactions in different countries. So हमारे यहाँ ज़्यादातर promissory note बिजनेस ट्रांजैक्शंस में यूज़ होते हैं कि जी जब दो बंदे बिजनेस कर रहे हैं, दो पार्टीज बिजनेस कर रही हैं, सो दे यूजुअली यूज़ दिस promissory note.
So that is held by the payee. Once the debt has been discharged, it must be cancelled by the payee and returned to the issuer. यानी ये तब तक ही होगा जब तक के डेट है, जब तक के कर्जा है. जब पैसे वापस कर दिए तो फिर प्रॉमिसरी नोट जो है वो कैंसिल हो जाता है और इट देन द प्रॉमिसरी नोट देन शैल बी रिटर्न टू द issuer. There is another negotiable instrument, that is the bill of exchange. Bill of exchange क्या है? Bill of exchange एक नॉन इंटरेस्ट बेयरिंग रिटर्न ऑर्डर है. यूजुअली हम बिल ऑफ एक्सचेंज यूज करते हैं इंटरनेशनल ट्रेड में. याद रखें, यूजुअली द बिल ऑफ एक्सचेंज इज टू बी यूज्ड इन इंटरनेशनल ट्रेड because that binds one party to pay a fixed sum of money to another party at a predetermined future date. So bill of exchange क्या है? This is non-interest bearing written order. It's not a promise, it is a written order used primarily in international trade. And there are three parties to a bill of exchange: the drawer, drawee and the payee. अब ड्रॉर क्या है, ड्राई कौन होता है और पेई कौन होता है? The maker of the bill is called the drawer. The person who is ordered to pay is called the drawee, and the person to whom or to whose order the money is directed to be paid is called the payee. In some cases, the drawer and drawee may be one person. Drawer और drawee एक बंदा भी हो सकता है. The payee, or if it is endorsed, endorsee is called the holder of the bill of exchange. The drawee of a bill of exchange who has signified his assent to the order of the drawer is called the acceptor. The acceptor becomes liable to the holder only when he has communicated his assent but not before. So आपने क्या याद रखना है? आपने याद रखना है bill of exchange क्या चीज़ है? A non-interest bearing written order used primarily in international trade, and this bill of exchange binds one party to pay a fixed sum of money to another party at a predetermined future date. And there are three parties: the drawer, drawee and payee. ये याद रखना है आपने. फिर maker of bill जो होता है वो drawer होता है, and the person who is ordered to pay is drawee, and the person to whom or to whose order of money is directed to be paid is called the payee. Right? अब क्या फर्क है प्रॉमिसरी नोट में और बिल ऑफ एक्सचेंज में? दोनों में ही एक खास रकम दूसरे बंदे को अदा की जाती है, लेकिन अगर आपने इसकी डेफिनेशंस पे गौर किया हो तो प्रॉमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज में डिफरेंस है. The first difference between a promissory note and bill of exchange is that promissory note is a promise to pay, whereas bill of exchange is an order to pay. One is promised to pay, the other is the order to pay. In bill of exchange, there are only two parties: the drawer and the payee. Drawer and the payee. Whereas in a bill of exchange, there are three parties: the drawer, the drawee and the payee. There is no necessity of acceptance in case of promissory note, but the bill of exchange must be accepted. The maker in promissory note is primarily liable. बिल ऑफ एक्सचेंज में जो प्रॉमिसरी नोट में जो मेकर होता है वो लायबल होता है, जबकि बिल ऑफ एक्सचेंज में ड्रॉर इज नॉट प्राइमरीली लायबल. द मेकर is primarily liable in bill of promissory note, but
In bill of exchange, the drawer is not primarily liable. Promissory note is never drawn in sets. Foreign bills are specially drawn in sets. Protesting is not necessary after dishonor of promissory note. A foreign bill must be protested upon dishonor. So, ये है differences between a promissory note and a negotiable instrument. Now, what is letter paper? Letter paper क्या होता है? Letter paper is actually a writing paper for use in writing. Letter paper is for the correspondence in the form of writing. अक्सर letter papers आपने देखे होंगे. These papers are cut to an appropriate size for writing letters, usually with matching envelopes. Paper material made into thin sheets that are sized to taking. So don't get confused. The letter papers are simply the appropriate size of papers, and these papers are meant for writing letters. अब कंपनी क्या करती है कि उसके ऊपर अपनी कंपनी का नाम, वो जो होता है ना लेटर हेड्स, हम उसको कहते हैं कंपनी का नाम, कंपनी का एड्रेस, रजिस्टर्ड ऑफिस और उसका एड्रेस, वो सारा कुछ उसके ऊपर दर्ज होता है. सो कंपनी अपनी जो भी कम्युनिकेशन करती है, जो भी कॉरेस्पॉन्डेंस करती है, वो उस लेटर पेपर के ऊपर करती है. और अगर आपको याद हो, सो इन माय प्रीवियस लेक्चर आई हैव clearly told you about that what are those documents on which the name of the company must be printed. उसमें मैंने आपको बताया था कि कंपनी का जो भी लेटर पेपर होगा उस पे कंपनी का नाम प्रिंट होना ज़रूरी था. And with that I have also told you some other documents on which the name of the company must be there, must be printed. Remember, in my previous lectures, we have discussed about the printing of company's name on certain documents. What about those documents? कुछ याद आया? Okay, let me tell you. I've told you that the name of the company must be mentioned in English or in Urdu on the bills of the companies, on the letter papers of the companies. The letter paper which I'm just discussing, writing paper for use in writing correspondence, and the paper which is cut to an appropriate size is letter paper के ऊपर भी कंपनी का नाम होना ज़रूरी है. Then the documents, notices and other official publications. Bill of exchange just discussed, bill of exchange के ऊपर भी कंपनी का नाम होना ज़रूरी है. All the hundies is a term which I'm just going to discuss with you कि what are hundies. hundies के ऊपर भी कंपनी का नाम होना ज़रूरी है. All the promissory notes just discussed that promissory note जो भी होगा, जो एक unconditional promise होता है, वो जब promise होता है उसमें भी अगर वो कंपनी का promissory note है तो उसके ऊपर कंपनी का नाम होना लाजमी है. एंड इंडोर्समेंट्स के ऊपर भी कंपनी का नाम होना ज़रूरी है. चेक्स के ऊपर भी कंपनी का नाम होना ज़रूरी है. बिल ऑफ पार्सल्स मस्ट ऑल्सो बेयर द नेम ऑफ द कंपनी. ऑल द इनवॉइसेस, तमाम जो कंपनी रसीदें इशू करती है उसके ऊपर भी इट मस्ट मेंशन द नेम ऑफ द कंपनी. एंड ऑल द रिसिप्ट्स एंड लेटर ऑफ क्रेडिट, ऑल दीज documents must have the name of the company on it. So ये एक provision है under section 143 of the Companies Ordinance 1984 कि ये जो तमाम जो documents हैं इनके ऊपर कंपनी का नाम होना ज़रूरी है. So मैं आपको बता रही थी अबाउट दी लेटर पेपर. लेटर पेपर भी इसी तरह का एक डॉक्यूमेंट होता है जिसके ऊपर कंपनी का नाम होना ज़रूरी है और ये होता यूज़ किया जाता है फॉर दी कॉरेस्पॉन्डेंस. एंड दिस इज़ द appropriate size paper usually used for
correspondence with the other parties, with the companies, and for other communication as well. Endorsement. Endorsements, actually it is a legal term that refers to the signing of a document which allows for the legal transfer of a negotiable from one party to another. So, endorsement is an attachment to a document that amends or adds to it. Typically, it is an added provision to an insurance policy, also referred to as a rider. An endorsement is a form of public support or approval. Endorsements are given to politicians and products. If you give something an endorsement, you are basically saying that I approve of this person or this product. Endorsement का मतलब सिर्फ ये होता है कि किसी चीज़ को अप्रूव कर देना, उसके बारे में कोई affirmative sign दे देना. And usually the celebrities give politician an endorsement if they think you should vote for them. ये भी endorsement है जब वो उनको confirmation देती है. When celebrities do commercials for products, those are also endorsements. If someone puts their fame or name behind something, they are endorsing it and giving their approval. Getting it ना कि हम अपना फेम, अपनी मशहूरी, अपना जो हमारा पॉपुलैरिटी है उसको हम यूज करें किसी भी प्रोडक्ट के लिए, किसी भी चीज के लिए. इट मीन्स वी आर एंडोर्सिंग इट, वी आर अप्रूविंग इट, वी आर अप्रूविंग either the person or the product. So that goes for checks too. When you sign one, you have just written, you have endorsed it. Yani aap, so be careful while endorsing something because you are clearly giving the approval. Yes, I approve of this person or this product. This is endorsement. So endorsement जो है वो हम we must be careful because we are actually using, we are actually believing on that thing जिसको हम इंडोर्स कर रहे हैं. सो इंडोर्स करने के लिए, इंडोर्स करने का मतलब ये होता है सिंपली किसी भी चीज़ को अप्रूव करना, किसी चीज़ के बारे में यकीन दहानी से कुछ करना. सो वी मस्ट ऑलवेज बी वेरी केयरफुल व्हाइल इंडोर्सिंग समथिंग एंड गिव इंडोर्समेंट. इनवॉइसेस, रसीद, सिंपल. अब आपने यहाँ पर देखना है कि रसीद क्या चीज़ है. रसीद में असल में हम आइटम्स लिखते हैं. इनवॉइस इज अ कमर्शियल डॉक्यूमेंट दैट आइटमाइजेस अ ट्रांजैक्शन बिटवीन द बायर एंड सेलर. मैं गई, मैंने वॉशिंग मशीन खरीदी, उस बंदे ने लिखा कि ये वॉशिंग मशीन है, ये इसका मॉडल है, ये इतनी कीमत में इन्होंने लिया. अब उसमें उन्होंने मशीन का नाम लिखा, ये इनवॉइस है, आइटम का नाम लिखा. एन इनवॉइस विल यूजुअली इंक्लूड द क्वांटिटी ऑफ परचेज. इफ आई हैव बॉट 2 वॉशिंग मशीन्स तो उसमें लिखा होगा 2 अदद. क्वांटिटी ऑफ परचेज, प्राइस ऑफ गुड्स, नीचे एक इस तरह करके कॉलम होता है, साइड पे लिखा होता है प्राइस, नीचे लिखा होता है कि इस कीमत पे लिया, प्राइस ऑफ गुड्स. और सर्विसेज, डेट, पार्टीज इन्वॉल्व, इस तारीख को लिया. यूनिक इनवॉइस नंबर, उस इनवॉइस पे एक इनवॉइस नंबर होता है जो कि दूसरी इनवॉइस का वैसा नहीं होता है. एंड टैक्स इंफॉर्मेशन इफ देयर इज एनी टैक्स. इफ गुड्स और सर्विसेज वर परचेज्ड ऑन क्रेडिट, the invoice will usually specify the terms of the deal and provide information on the available methods of payment, also known as a bill, statement or sale invoice.
बट यूजुअली इनवॉइस क्या होता है? इनवॉइस इज एक कागज़ का टुकड़ा होता है जिस पे उस आइटम का नाम लिखा होता है जो कि हमने ख़रीदा होता है, एक रसीद होती है, उस पर उसकी कीमत दर्ज होती है, जितनी वो हमने चीज़ ली हुई होती है, ये लिखा होता है कि इतनी चीज़ ली है, उसकी तादाद लिखी होती है, क्वांटिटी ऑफ द गुड्स वो लिखी होती है, एंड प्राइस ऑफ गुड्स इज ऑल्सो मैंशनड इन द इनवॉइसेस. लेटर ऑफ क्रेडिट. लेटर ऑफ क्रेडिट क्या है? अ लेटर फ्रॉम अ बैंक guaranteeing that a buyer's payment to a seller will be received on time and the correct amount will be paid. अब गारंटी कौन दे रहा है? बैंक दे रहा है कि जी ये बंदा जो है ये इस वक्त तक इतने पैसे अदा कर देगा. और ये जो लेटर होता है इसको फिर हम कहते हैं द लेटर ऑफ क्रेडिट issued from a bank, because in this letter of credit the bank gives the guarantee that the buyer will pay to the seller a specific amount at that particular time. इस वक्त खरीदने वाला बेचने वाले को इस दिन को इस तारीख को ये इतने पैसे देगा. नहीं देता if the buyer is unable to make the payment on the purchase, उसने पैसा वापस नहीं किया उस तारीख पर, then who will be responsible? Of course, the bank will be required to cover the full or remaining amount of the purchase. So what is letter of credit? In letter of credit, the bank gives guarantee that the buyer will pay to the seller a certain amount at a specific date, and if the buyer is unable, has failed to give the amount, so the bank will be required to pay the full or remaining amount of the purchase, as the case may be. Letter of credit are often used in international transactions to ensure that payment will be received. इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस में लेटर ऑफ क्रेडिट क्यों हम यूज करते हैं? वी यूज लेटर ऑफ क्रेडिट इन इंटरनेशनल ट्रेड बिकॉज ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स. डिस्टेंस सबसे पहली वजह, डिस्टेंस. अब जाहिर है बीच में कोई तो पड़ेगा तभी ये ट्रांजैक्शन हो सकेगी, क्योंकि फासले बहुत ज़्यादा हैं. सेलर और बायर में फासले बहुत ज़्यादा हैं, दोनों पार्टीज दूर दूर हैं, तो कोई दरमियान में पड़ेगा, बैंक होगा, तभी ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो सकेगी. सो the letter of credits are often used in international transactions because there are different factors involved. The main factor is the distance, different laws in each country. हर मुल्क का कानून पेमेंट के हिसाब से डिफरेंट होता है. and difficulty in knowing each party personally. अब हम पर्सनली तो उसको नहीं जानते कि वो कौन है, हमारी रकम महफूज है कि नहीं, तो हम बैंक के थ्रू करते हैं in order to have safe transaction. So safe transaction के लिए हम बैंक के थ्रू पैसा देते हैं, बिकॉज हम पर्सनली इस बंदे को नहीं जानते कि हम कैश दें, कल को हमारे पास सबूत होता है क्योंकि हमने बैंक के थ्रू पेमेंट की होती है. सो लेटर ऑफ क्रेडिट एक सेफ तरीके से पेमेंट है. The use of letter of credits has become a very important aspect of international trade. The bank also acts on behalf of the buyer, holder of letter of credit, by ensuring that the supplier will not be paid until the bank receives a confirmation that the goods have been shipped. अब यहाँ पे बैंक का क्या काम होता है? बैंक इंश्योर करता है that the supplier will not be paid. जो बेच रहा है उसको तब तक पैसा नहीं दिया जाएगा जब तक के चीज़ें उसने भिजवा नहीं दी. जब चीज़ें भिजवा दी, उसने प्रोसेस स्टार्ट कर लिया, until the goods have been shipped. So तब तक जब तक के चीज़ें भिजवा नहीं दी
बैंक उसको पैसा नहीं देगा। सो ये एक सेफ ट्रांजैक्शन है। क्यों? क्योंकि एक तो बीच में बैंक है, दूसरी बात द बैंक इंश्योर्स दैट द सप्लायर, दैट द सेलर has supplied the goods, that the bank will confirm itself that the goods have been shipped. जहाज में या शिप में या कहीं भी उसको रख दिया गया है, once it is confirmed, then the bank will make the payment. So ये होता है letter of credit, usually used in international transactions to ensure that the payment will be received. Why use a letter of credit? Letters of credit are most commonly used when a buyer in one country purchases goods from a seller in another country. The seller may ask the buyer to provide a letter of credit to guarantee payment for the goods. The main advantage of using a letter of credit is that it can give security to both the seller and buyer. अब ना सिर्फ ये कि लेटर ऑफ क्रेडिट सेलर के लिए फायदेमंद है, बायर के लिए भी फायदेमंद है, दोनों का की एक सेफ ट्रांजैक्शन होती है। खरीदने वाले के पास गुड्स चली जाती हैं, उसके पास माल आ जाता है, और बेचने वाले के पास उसके एवज पैसा आ जाता है, और ये एक सेफ ट्रांजैक्शन होती है बिकॉज ये ट्रांजैक्शन बैंक के थ्रू होती है। एडवांटेजेस फॉर सेलर: by asking for an appropriate letter of credit, a seller is reassured that they will receive their money in full and on time. सेलर को उसकी पूरी रकम और वक्त पे मिलेगी। A letter of credit is one of the most secure methods of payment for exporters as long as they meet all the terms and conditions. The risk of non-payment is transferred from the seller to the bank. Now what is a hundi? हुंडी एक्चुअली ये जो कॉन्सेप्ट आया था ये इंडिया में आया था, हुंडीज का कॉन्सेप्ट। ये एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है। दिस इंस्ट्रूमेंट इज एक्चुअली यूज्ड इन ट्रेड एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शंस। Hundis are used as a form of remittance instrument to transfer money from one place to another, as a form of credit instrument to borrow money, and as a bill of exchange in trade transactions. The Reserve Bank of India described the hundi as an unconditional order in writing made by a person directing an other person to pay a certain sum of money to a person named in the order. So it is a kind of bill of exchange. So hundi, the concept flourished in India. Bill of parcel. What is bill of parcel? A statement sent to the buyer of goods along with the goods exhibiting in detail the items composing the parcel and their several prices to enable him to detect if there is any mistake in it. Bill of parcel ये है कि बाज़ औक़ात हमें एक शिप के ज़रिए, जहाज़ के ज़रिए हमें एक पूरा पैकेज मिलता है। उस पैकेज के अंदर क्या क्या चीज़ है, अब उसका डब्बा तो नहीं है कि देख के हम देख लें कि जी इसके अंदर ये चीज़ है। उसके अंदर रसीद तो नहीं है, और रसीद भी उसके साथ तो अभी नहीं है, तो उसके ऊपर एक डिटेल में लिखा होता है कि इस कार्टन में ये है। अब उसके साथ उसकी फिर कीमतें भी लिखी होती हैं। ये स्टेटमेंट इज सेंट टू द बायर। जो चीज़ें जो माल जिससे ख़रीदा होता है उसको एक स्टेटमेंट भी दी जाती है, भेजी जाती है, जिसको हम कहते हैं बिल ऑफ पार्सल। उसको माल के साथ बिल ऑफ पार्सल दिया जाता है, जिसमें कि तमाम डिटेल्स दर्ज होती हैं उस आइटम से रिलेटेड जो उस पार्सल के अंदर होती हैं। It is an account given by the seller to the buyer of several articles purchased
with the price of each article, containing the details and the names of the items which compose a parcel or package of goods. It is usually transmitted with the goods to the purchaser in order that if any mistake have been made, it may be corrected. So, bill of exchange क्या है? एक detailed document है, एक detailed in fact statement है, which is to be sent by the buyer, by the buyer to sent to the buyer by the seller. बेचने वाला खरीदने वाले को जो स्टेटमेंट भेजता है, एक डिटेल स्टेटमेंट होती है जिसमें उन तमाम चीज़ों का जिक्र होता है जो इस पार्सल के अंदर है और उसकी कीमत भी दर्ज होती है. इसको हम कहते हैं द बिल ऑफ पार्सल्स, व्हिच गिव्स द स्टेटमेंट गिव्स द डिटेल ऑफ द आइटम्स. ये तो था अबाउट द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स, अबाउट द सेफ ट्रांजैक्शंस. अब हम देखते हैं कॉन्ट्रैक्ट क्या है. Contract is actually a promise और set of promises जो कि कानून के ज़रिए उसके ऊपर अमल दरामद होती है. एक मुआहदा जो बज़रिए कानून अमल में लाया जाता है. एक मुआहदा जिसमें दोनों पार्टीज़ का म्यूचुअल कंसेंट, दोनों पार्टीज़ की रजामंदी ज़रूरी है. हर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस दोनों होते हैं. जो भी मुआहदा होता है, जो भी एग्रीमेंट होता है, इट ऑलवेज क्रिएट सर्टेन राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस ऑन द पार्टीज. द नॉर्मल मेथड ऑफ एनफोर्समेंट इज एन एक्शन फॉर डैमेजेस फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. जो भी मुआहदे की खिलाफ वर्जी करेगा उसको हर्जाना देना पड़ेगा, उसको डैमेजेस देने पड़ेंगे. दो इन सम केसेस द कोर्ट में ऑर्डर परफॉर्मेंस बाय द पार्टी इन डिफॉल्ट. कोर्ट भी उसको कह सकता है कि जी आप ने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया है तो अब आप अपनी ये ड्यूटी लाजमी अदा करो. सो व्हाट इज अ कॉन्ट्रैक्ट? Contract is a promise which will be enforced through operation of law, through law, but always remember that in contract the parties of both the consent, the razamandi of both the parties must be obtained, and then the contract is called as a free contract. The purpose of the agreement must not be illegal or contrary to the public policy. यानी जो कॉन्ट्रैक्ट जिसमें कि पार्टीज भी राजी हैं वो एक फ्री कॉन्ट्रैक्ट है, एक सीधा साधा सा मुआहदा है दो पार्टीज के दरमियान. वो मुआहदा कभी भी गैर कानूनी नहीं होना चाहिए और इट मस्ट ऑलवेज बी फॉर द इट मस्ट नॉट बी अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी. Form of contract. Contract can be in written, oral, partly oral and written. Now, the contracts of companies under section 210, 211, 225 and 206. तो सबसे पहले देखते हैं contract on behalf of the company under section 210. Contracts on behalf of the company may be made by the contracts made between the private persons, must be in writing, signed by the parties. वो कॉन्ट्रैक्ट जो दो प्राइवेट पार्टीज के दरमियान है उसको लाजमी राइटिंग में होना चाहिए और उस पर दोनों का साइन होना ज़रूरी है. Such contracts by the company must also be in writing, signed by any person acting and under its authority, express or implied. जो कॉन्ट्रैक्ट्स जो कि कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट्स है, कंपनी के मुआहदे हैं, उनको रिटन सूरत में होना चाहिए, उस पर पार्टीज का साइन होना चाहिए. अब चाहे कंपनी के बिहाफ पे कोई अथॉरिटी हो तो वो भी उसके ऊपर साइन करेगा. यानी मैं हूँ, मेरी कंपनी है, मैंने कहा है कि जी मेरी जगह इस कॉन्ट्रैक्ट को डील करेगा ये मेरा रिप्रेजेंटेटिव. सो द रिप्रेजेंटेटिव, द अथॉरिटी जिसको मैंने अपने बिहाफ पे आगे किया है, दैट पर्सन विल देन साइन द रिटन कॉन्ट्रैक्ट. Such contracts
may be varied or discharged in the same manner. If a company is a private company, a contract may be entered into by parole. Parole means means oral contract. And when the contract is oral, it need not to be reduced in writing. Company must also enter into such contracts by parole, though any person acting under the authority. यानी कंपनी जो कि कॉन्ट्रैक्ट को जिसने ओरली कॉन्ट्रैक्ट किया है थ्रू एनी पर्सन, मतलब दो पार्टीज हैं, एक पार्टी ने दोनों पार्टीज ने मुश्तरका फैसला किया है कि वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे बाय पैरोल, यानी ओरल कॉन्ट्रैक्ट, जुबानी मुआहदा. जब उन्होंने कहा कि जुबानी मुआहदा होगा, दैट मस्ट बी थ्रू एनी पर्सन एक्टिंग अंडर द अथॉरिटी. ये वो बंदा ही ये बाय पैरोल कर सकेगा जिसकी वाकई में ये अथॉरिटी होगी, जिसके पास इख्तियार है, वो कॉन्ट्रैक्ट को पैरोल पे कर सकता है. And remember that all such contracts shall be binding on the company and its successor and all other parties as well, their heirs or legal representatives as the case may be. यानी ये तमाम जो मुआहदे हैं अंडर 210, ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं ये बाइंडिंग होंगे किसके ऊपर? कंपनी के ऊपर. इसकी अमल दरामद लाजमी होगी, या उसके वरसा के ऊपर या उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स के ऊपर, जो जिस तरह भी हो, लेकिन ऑल दीज कॉन्ट्रैक्ट्स, ये तमाम मुआहदे बाइंडिंग होंगे. कंपनी ने लाजमी इन पे अमल दरामद करना होगा. बिल ऑफ एक्सचेंज, हुंडी और प्रोमिसरी नोट शेल बी डीम्ड टू हैव बीन मेड. यानी कोई भी कंपनी अंडर सेक्शन 211 ऑफ द कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 वो बिल ऑफ एक्सचेंज को भी यूज कर सकती है फॉर द ट्रांजैक्शन, हुंडी को भी यूज कर सकती है, प्रोमिसरी नोट्स को भी यूज कर सकती है. द कंपनीज कैन ड्रॉ, एक्सेप्टेड और इंडोर्स ऑन बिहाफ ऑफ अ कंपनी. सो कंपनी की जो अथॉरिटी होगी उसको क्यों इजाज़त है कि वो बिल ऑफ एक्सचेंज, हुंडी और प्रोमिसरी नोट शेल बी डीम्ड to have been made, drawn, accepted or endorsed on behalf of the company. Execution of deeds. A company, यानी कंपनी कैसे अमल दरामद कराएगी? अब a company may empower any person to act as its attorney. कंपनी अपना मुख्तार बनाएगी. मुख्तार वो होती है जिसको आप इजाज़त दे देते हैं, अथॉरिटी दे देते हैं कि वो आपके बिहाफ पे कोई काम करे. आपने बहुत से सिविल सूट्स में कानूनी के ये जो सिविल सूट्स होते हैं, सिविल केसेस होते हैं, उसमें आपने देखा होगा जी मैंने अपना मुख्तार नामा उसको दे दिया, वो मेरा अटॉर्नी है. सो ये अटॉर्नी किसी को देना यानी अपने इख्तियारात किसी को दे देना. सो जब भी कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट्स पे अमल दरामद करानी है, सो कंपनी अपना ये इख्तियार किसी को दे भी सकती है. जिसको देती है वो होता है अटॉर्नी, कंपनी का अटॉर्नी. अ कंपनी मे एम्पावर एनी पर्सन टू एक्ट एज इट्स अटॉर्नी either generally or in any specified matter. Such appointment shall be in writing and shall be for the purpose of execution of any deeds or in or outside Pakistan. अब such appointment shall be in writing. जो आपने अटॉर्नी तैनात किया है, उसको आपने अपॉइंट किया है, तो वो रिटर्न उसमें होगा कि ये he is the attorney of this company. और वो कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट्स पे कंपनी के पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान से बाहर दोनों जगह अमल दरामद करेगा. सो the attorney, one is appointed under a written document, under a written contract. When he is appointed, he will execute the contracts of the company in or outside Pakistan. Every deed signed by such person on behalf of the company under his seal shall bind the company and shall have the same effect as if it were under the common seal of the company.
यानी वो तमाम मुआहदे जो कंपनी ने जिसको अपॉइंट किया है अपने बिहाफ पर, जो अटॉर्नी है, वो जो भी मुआहदे करेगा वो कंपनी पे फिर बाइंडिंग हो जाते हैं, ऐसे कि जैसे कंपनी ने उनको उन मुआहदों को साइन किया है. सो एवरी डीड साइन बाय द पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी अंडर हिज सील, उस बंदे की अपनी सील है उसके ऊपर, उस बंदे की अपनी मोहर है उसके ऊपर, लेकिन हम समझेंगे कि ये जैसे कि कंपनी ने ये मुआहदा किया है, because the person is acting on behalf of the company, so he is answerable, he is actually, the company will be answerable for him, the company will be bound by all the contracts signed by the attorney, signed by the person appointed by the company and who is acting on behalf of the company under his seal. So simple, when a person is when a person is appointed by the company and when he acts on behalf of the company, so whatever he will be, the company will be responsible for all the deeds made by him, even if those deeds are signed by his own seal, signed by him under his own seal. So, but we will consider that the company, as if the company, the deeds are under the seal of the company. हम उसको कंपनी के सील तस्वर करेंगे, चाहे वो जो बंदा कंपनी के बिहाफ पे जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है चाहे वो उसके सील ही क्यों ना हो, लेकिन हम उसको कंपनी ही तस्वर करेंगे. Companies, if so authorized by its articles, are empowered to keep an official seal outside Pakistan if its business is transacted outside Pakistan. ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग शिक है. इसमें यह बताया गया है कि जी कंपनी अगर मुल्क से बाहर भी बिजनेस कर रही है, उसका बिजनेस यहाँ भी है और बाहर भी है, तो कंपनी अपना जो ऑफिशियल सील है वो मुल्क से बाहर भी रखेगी. लेकिन याद रखें जो सील मुल्क से बाहर है, इन दैट सील देयर मस्ट बी द नेम ऑफ दैट कंट्री एज वेल, in which the name of the country where the business is, as along with the business in Pakistan. So companies, if so authorized by articles, are empowered to keep an official seal outside Pakistan if the business is outside Pakistan, and such seal shall bear, in addition to the name of Pakistan, the name of this country, the name of the territory where the seal is to be used. जिस मुल्क में ये सील यूज्ड हो रही है उसका नाम भी होना इसके ऊपर ज़रूरी है, उस टेरिटरी का नाम भी होना ज़रूरी है. The company may in writing authorize any person appointed for the purpose in that territory to affix that seal on any deed or document to which the company is partly in that territory. The official seal should have the effect of common seal of the company. Simple. In simple words, when the companies are allowed to have their business in Pakistan as well as outside Pakistan. So in Pakistan, the company use its own common seal, but the company will also the companies will also keep its seal outside Pakistan. लेकिन वो seal which is kept outside Pakistan, that seal must bear the name of the country where this seal is to be used. उस मुल्क का नाम भी लिखा जाएगा जहां पर ये सील यूज हो रही है, और वो बंदा जिसको कंपनी ने ऑथराइज किया है वो बंदा रिस्पॉन्सिबल होगा फॉर अफिक्सिंग ऑफ दिस सील outside in Pakistan, and we will consider both the seal as the common seal of the company. Contracts by agents of company in which company is
undisclosed principal under section 225. Where any officer or agent of a company enters into a contract. So कंपनी के ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स भी होते हैं जिसमें कंपनी होती है अनडिस्क्लोज्ड प्रिंसिपल और कंपनी वो कॉन्ट्रैक्ट्स, वो मुआहदे जो है वो अदा करती है थ्रू सम एजेंट्स। यानी अब हम बात करें कंपनी के एजेंट्स की, जो कि कंपनी के बिहाफ पे मुआहदों पर, कॉन्ट्रैक्ट्स पर अमल दरामद करते हैं। ठीक, ज़हन में रखें, द एजेंट्स ऑफ द कंपनी व्हेन दे discharge the contracts and the contracts in which the company is undisclosed principal under section 225 of the Companies Ordinance 1984. Where any officer or agent of a company, where any officer or agent of a company, company का agent entered into a contract for on behalf of the company, in which contract the company is an undisclosed principal. So such agent shall at the time of entering into a contract make a memorandum in writing of the terms of the contract and specify the name of the person with whom it has been made. यानी कंपनी ने अपने बिहाफ पे एक एजेंट अपॉइंट किया कि वो कंपनी की जगह कॉन्ट्रैक्ट करेगा। अब जब जो बंदा है, जो कि एजेंट है, उसने क्या करना है, उसने एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, जब वो मुआहदा कर रहा है, उस मुआहदे में वो एक मेमोरेंडम बनाएगा, रिटन मेमोरेंडम, जिसमें वो टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लिखेगा, यानी मुआहदे की तमाम तफसीलात लिखेगा और नाम बताएगा जिससे ये मुआहदा एजेंट कर रहा है कंपनी के बिहाफ पर। राइट? So, contracts by the agents, the contracts of the company, and those contracts in which the company is undisclosed principal. Such memorandum, जो कि एजेंट ने बनाया है in writing, जिसमें terms of contract है, such memorandum shall be delivered by that person to the company. Copies of memorandum shall also be sent to the directors and memorandum shall be laid before the directors in the next meeting. In case of default, ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा? If default is made in complying with these conditions, if these conditions are not fulfilled, कॉन्ट्रैक्ट जो एजेंट ने किया है उसमें उसने मेमोरेंडम रिटन नहीं बनाया, उसने पार्टी का नाम नहीं बताया, ये तमाम कंडीशंस उसने फुलफिल नहीं की, सो इन दैट केस वी शैल कंसिडर दैट कॉन्ट्रैक्ट विद द कंसेंट ऑफ द कंपनी एज वॉइड। हम उसको वॉइड करार देंगे। If default is made in complying with the conditions, the contract shall be at the option of the company. The contract shall be considered as void as against the company, and defaulting officer or the agent shall be liable to a fine not exceeding 2,000 rupees. So ऐसे तमाम मुआहदे जिसमें आपने वो शराइत पूरी नहीं की, ऐसे तमाम जो मुआहदे हैं अंडर सेक्शन 225 जिसमें कंडीशंस आर नॉट फुलफिल्ड, वी विल कंसिडर देम एट द ऑप्शन ऑफ द कंपनी, विल कंसिडर देम एज वॉइड। हम ऐसे तमाम मुआहदों पे अमल दरामद नहीं करेंगे। सोल परचेज एंड सेल्स एजेंट। ये जो सोल परचेज एंड सेल एजेंट्स है, चाहे कंपनी मुल्क के अंदर काम करे, चाहे कंपनी मुल्क के बाहर काम करे, इफ इट इज द कंपनी इज ऑथराइज्ड, द कंपनी इज अलाउड टू कैरी ऑन इट्स बिजनेस बोथ इन पाकिस्तान और आउटसाइड पाकिस्तान, द कंपनी कैन हैव इट्स एजेंट्स। कंपनी एजेंट्स को अपॉइंट कर सकती है। ये बात लिखी हुई है सेक्शन 206 ऑफ द कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 में। दिस सेक्शन ऑफ द ऑर्डिनेंस क्लियरली सेज दैट अ कंपनी incorporated and carrying on business in Pakistan can appoint any sole purchase, sales or distributing agent only with the prior approval of the SECP. A company
incorporated outside Pakistan, and any person residing outside Pakistan and carrying on the major portion of its business within Pakistan. अब इसके लिए ज़रूरी क्या है एजेंट के होने के लिए? कंपनी इनकॉर्पोरेटेड मुल्क से बाहर है, एंड एनी पर्सन रिजाइडिंग आउटसाइड पाकिस्तान, जो पाकिस्तान से ऑलरेडी बंदा भी बाहर है, वो कैरी ऑन कर रहा है इस बिजनेस के मेजर पोर्शन को विद इन पाकिस्तान, वो इसके मेजर पोर्शन को पाकिस्तान के अंदर देख रहा है. A company incorporated outside Pakistan and any person residing outside Pakistan and carrying on the major portion of its business within Pakistan. कंपनी की रजिस्ट्रेशन भी मुल्क से बाहर हुई है, जो बंदा इसको देख रहा है वो भी मुल्क से बाहर है, लेकिन वो वहीं से यहाँ के मेजर पोर्शन को देख रहा है, तो वो थ्रू एजेंट देख सकता है. और पहली सूरत क्या थी कि कंपनी इनकॉर्पोरेटेड एंड कैरिंग ऑन इन बिजनेस कैन अपॉइंट सोल परचेज सेल्स और डिस्ट्रीब्यूशन एजेंट ओनली विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ द SECP. SECP की इजाजत होगी तो मुल्क से बाहर मुल्क से अंदर दोनों जगह पे एजेंट हो सकते हैं कंपनी के. A company can appoint any sole purchase, sales or distribution agents with the approval of SECP. But such permission shall not be accorded if major portion of its business is carried on in Pakistan. A company incorporated and carrying on its business in Pakistan can appoint any sole purchase, sales or distribution agent only with the prior approval of the SECP. And a company incorporated outside Pakistan and any person residing outside Pakistan and carrying on the major portion of its business within Pakistan can also appoint its agent, but with the approval of SECP. What will be the punishment in contravention of Section 206 of the Companies Ordinance 1984? Section 206 जो कि कहता है कि जी आप एजेंट कंपनी अपॉइंट कर सकती है फॉर कैरिंग ऑन द बिजनेस इन पाकिस्तान बट एंड आउटसाइड पाकिस्तान विद द परमिशन ऑफ SECP. If there is any contravention of Section 206, the punishment is imprisonment of 2 years or a fine of rupees 100,000 or both. दोनों जुर्माने भी, इम्प्रिजनमेंट जेल भी हो सकती है और साथ साथ जुर्माना भी हो सकता है, फाइन भी हो सकता है और दोनों भी हो सकते हैं. The federal government may exempt certain contracts from the operation. यानी फेडरल गवर्नमेंट ये को इख्तियार हासिल है कि वो ये कहे कि जी ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं इस पे अमल दरामद नहीं होगी. किस सूरत में? इन रिलेशन टू द प्रोहिबिशन ऑफ मैनेजिंग एजेंट्स. हम सिर्फ बात करें the exemption of any contracts from operation in relation to prohibition of managing agents. हम मैनेजिंग एजेंट के हवाले से बात करें कि जी फेडरल गवर्नमेंट विद रेफरेंस टू मैनेजिंग एजेंट्स कुछ कंपनीज को ये कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में ये कह सकता है कि जी ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, ये जो एग्रीमेंट है, इस पे अमल दरामद नहीं होगी विद रेफरेंस टू मैनेजिंग एजेंट्स. अब वो कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जिस पे कि the federal government exempt those contracts from the operation of provisions relating to prohibition of managing agents. So देखते हैं हम सबसे पहले an agreement or contract with an investment advisor in relation to an investment company registered under the rules made under the Securities and Exchange Ordinance 1969. An agreement or contract approved by the federal government with a foreign collaborator in relation to the company which owns a hotel in Pakistan.
an agreement or contract approved by the federal government in relation to a company formed for setting up, in collaboration with one or more public sector financial institution, an industrial undertaking which, in the opinion of the said government, is likely to contribute to the economic development of Pakistan. An agreement or contract with an NBFC licensed to undertake asset management services in relation to an investment company registered with the Commission, and an agreement or contract with an NBFC's licensed as a venture capital company in relation to a fund registered with the Commission. So the federal government may by notification exempt these agreements from operation in relation to prohibition of managing agents. ये जो 5 किस्म के आपको मैंने एग्रीमेंट्स बताए हैं, इन पर फेडरल गवर्नमेंट इनको एग्जेम्प्ट कर सकती है फ्रॉम द ऑपरेशन, but specifically relating to prohibition of managing agents. So with that we have done our topic, the contracts of a company. In today's lecture we have discussed about the promissory notes, about the negotiable instruments, negotiable instruments क्या है, what are different types of negotiable instruments, वो तमाम मैंने आपको फर्दन मैंने डिस्कस किए, उसके salient features बताए, about the promissory notes, bill of exchange, hundis, letter of credits, endorsements, invoices. So ये तमाम हमने डिस्कस किए. उसके बाद we have discussed about the contracts of a company, that under section 210, 211, under section 225 and under section 206 of the Companies Ordinance 1984. Form of contract, मैंने आपको बताया कि जी the contracts when made between the parties must always be in writing, signed by the parties, or if the contract is by parole, oral contract है and which need not to be reduced in writing, then the company must also enter into such contracts by parole through any person who has the authority to sign that contract through parole. यानी रिटन कॉन्ट्रैक्ट भी होता है, बाय पैरोल भी होता है. अगर पैरोल पे हो तो सिर्फ वही बंदा इसको करेगा जिसके पास अथॉरिटी होगी. Then we have discussed that the bill of exchange, hundis, promissory note, that shall be deemed to have been made, drawn, accepted or endorsed on behalf of the company. Then I've told you that the company may empower some attorneys to act on behalf of the company for the execution of different deeds for the fulfillment of contracts. Then under section 225 we have discussed the contracts by agents of company in which the company is undisclosed principal. अनडिस्क्लोज प्रिंसिपल जब कंपनी होगी तो उस सूरत में जो एजेंट है उसने एक मेमोरेंडम इन राइटिंग बनाना होगा, उसमें उसने टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स क्लियरली डालने होंगे. एंड द टॉपिक डिस्कस्ड then was the sole purchase and sale agent, and in that I've told you that only with the approval of SECP a company incorporated and carrying on its business is in Pakistan can appoint a sole purchase or distribution agent. And company अगर मुल्क से बाहर काम कर रही है तो भी वो एक एजेंट को अपॉइंट कर सकती है विद द अप्रूवल ऑफ SECP. और इसकी कंट्रावेंशन के सूरत में सज़ा क्या है? इम्प्रिजनमेंट यानी जेल फॉर 2 years और अ फाइन ऑफ ₹100,000 और इन सम केसेस बोथ. फिर लास्ट में हमने डिस्कस किया कि फेडरल गवर्नमेंट जो है
वो एक नोटिफिकेशन दे सकती है, वो ये बता सकती है कि ये जो कुछ एग्रीमेंट्स हैं इन पे अमल दरामद नहीं होगी, स्पेशली इन रिलेटिंग टू प्रोहिबिशन ऑफ मैनेजिंग एजेंट्स। और उसमें फिर हमने 5 किस्म के ऐसे एग्रीमेंट्स को डिस्कस किया। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।